Alright class, today we are in the last leg of our presentation for BCom Honours first semester. We have Mr. Krish Mishra's team which is going to present their presentation on the bureaucratic theory of management proposed by Mr. Max Weber. Let's have a thunderous applause for this team. Bureaucracy is a fantastic subject. It's not just a science, it's an art, and it's a combination of several other elements, which we will see as the presentation proceeds today. So all the best to Mr. Krish and his team, and let us kickstart the presentation. Good morning everyone, my name is Krish Mishra, and as you all know why we are gathered here. In the previous presentation you all learned about the principles given by the Max Weber, the principles given by the F.W. Taylor and the principles given by the Henry Fayol. In this presentation we are going to tell you about the bureaucratic theory of management given by the Max Weber. Bureaucracy is a system in which the administration, the non-elected officials are elected and they are settled in and they are also arranged in a hierarchy order. They are bound by the certain rules and regulations. It is often characterized by the rigidity, complexity and slowness. Rigidity हम सब जानते हैं, चीजें इतनी जल्दी नहीं बदलती। ये चीजें इतनी बार पढ़ी जा चुकी हैं, इतनी बार समझी जा चुकी हैं और इतनी बार कराई जा चुकी हैं कि ये चीजें बदलने का कोई मतलब नहीं बनती। हमारे पास इससे ऊपर बढ़ के कोई मॉडल नहीं है। ब्यूरोक्रेसी पे आके हमारी और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट पे आके हमारी मैनेजमेंट खत्म होती है। दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी, एज द नेम मैक्स वेबर वेब। तो इसको समझने के लिए आपको रूट लेवल, ग्राउंड लेवल की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। आप अगर टॉप लेवल की चीजें समझना चाहते हैं तो आपका माइंडसेट इतना होना चाहिए कि आप उन चीजों को समझ सकें, उन चीजों को आप इंप्लीमेंट कर सकें। अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं तो आप उसको अपने लाइफ में उसको रिलेट कर सकें। इसके लिए आपके पास ग्राउंड लेवल, रूट लेवल की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज स्लोनेस। हमारी पुरखे कहीं चली आ रही है, सरकारी काम है भैया, समय तो लगेगा। जब एक बाबू के दफ्तर से दूसरे बाबू के दफ्तर फाइल जाएगी तो बाबू कुछ तो लेंगे। वो जब लेंगे तो तभी वो फाइल वहां से दूसरे ऑफिस में जाएगी। तो अब आपके दिमाग में एक छोटा सा यहाँ पे सवाल आना चाहिए, मैंने सरकारी शब्द क्यों इस्तेमाल किया। अब इसका जवाब जानने के लिए आपको पूरा प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बस आपके सामने एक टीजर और एक ट्रेलर लेकर आया। मेरी पूरी प्रेजेंटेशन मेरी टीम देगी। और इसके अलावा अगर हम लोग ब्यूरोक्रेसी में और पीछे जाएं तो ब्यूरोक्रेसी इज स्टार्टेड फ्रॉम द डेटिंग बैक टू द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर से चला आ रहा है। द ग्रेट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट आल्सो हैवली रिलाइड ऑन दिस। उन्होंने इस चीज को इंडिया में लाया क्योंकि आप सबको पता है, पुरानी मूवी आपने RRR देखा होगा, उसमें भी हो रहा था हायर ऑफिसर, उससे ऊपर सीधे लॉर्ड। तो ये चीजें हम लोग को पहले से पता है, बस हम इस चीजों को एक मैनेजमेंट की तरह पढ़ेंगे। और इसको अगर और थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस लेके जाएं तो इसके कुछ स्ट्रेंथ हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। वीकनेसेस अभी मैंने आपसे बोला, स्लो, कॉम्प्लेक्स और रिजिड। ये चीजें आप लोग को समझ में आ चुकी होंगी। स्ट्रेंथ इसकी क्या है? इसमें जो नॉन इलेक्टेड, मैंने इसके पहले वर्ड यूज किया था, नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स, दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड दे हैव अ बेटर IQ देन अस। ये एक फैक्ट है, लेकिन इस चीज को हम लोग मानना नहीं चाहते, लेकिन उनकी IQ हम लोग से ज्यादा होती है। लेकिन ठीक है, कभी कभी ये लोग बुरा मान जाते हैं इस चीज को लेकर। फिर भी अगर हम वो लोग जो हैं वो लोग हाईली क्वालिफाइड है। हाईली क्वालिफाइड से मेरा ये मतलब नहीं है कि एक 8वीं पास एक मंत्री बन सकता है, लेकिन एक 8वीं पास एक IPS IAS ऑफिसर, एक कलेक्टर नहीं बन सकता। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन एक चाय बेचने वाला एक IAS IPS ऑफिसर नहीं बन सकता। ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये अब मेरा भी फेवरेट बन चुका है इसको पढ़ते पढ़ते। पहले जब हम लोग के पास जब ऑप्शन से चिट उठाने का, तो उस वक्त जब मेरे पास वो चिट में ब्यूरोक्रेसी आया तो हमको भी लगा, डर लगा कि ये क्या आ गया, ये क्यों आ गया। इससे बढ़िया तो कुछ हेनरी फेयोल या मैक्स वेबर आ जाते, हेनरी फेयोल या F.W. टेलर आ जाते तो ज्यादा आसान होता, क्योंकि वो तो 12th से पढ़ते आ रहे, रटे आ रहे, रट चुका है वो तो पूरी तरीके से। और जिस तरीके से 2 प्रेजेंटेशन गए वो तो थोड़ा और ज्यादा रट चुका है।
तो मैक्स वेबर पे हम लोग इसलिए आ चुके हैं। तो अब शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी। ट्रेलर तो देख लिया, लेकिन मूवी स्टार्ट कहाँ से होगी उसके लिए सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू कॉल यश फॉर द फर्दर एक्सप्लेनेशन। ही विल टेल यू अबाउट द मैक्स वेबर फर्स्ट, देन अ लिटिल बिट व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Yash Agarwal. I am here to tell you about Max Weber. He was born in 1864 and died in 1920. He was a socialist and a German lawyer. He was the first administrative thinker to think about the civil society. He disliked nobility and monarchy. He believed that there are only three kinds of power. First is traditional. In this authority, the workers are dependent upon the leaders as a work as a servants following the rules and regulations. Second is legal rational. In this, all the employees need to follow a consistent set of principles. Third is charismatic. Due to the extraordinary personality of the managers, the workers are deeply motivated to follow the rules and regulations. For further explanation, I would like to call Shailesh. Good morning everyone. My name is Athar Soni. I have few questions to ask you all. And my first question is, what is power? Anyone? What is power? Mrs. Agarwal, what is power? Power is something which can तेज बोलिए, आज माइक नहीं है। Power is something we can say that power is that we can give someone a responsibility and authority to do a work, and they have to do it because I have a power and I have to use it. And ब्यूरोक्रेसी पढ़ के आए हैं जनता के रूप में? नहीं, पढ़ के नहीं आए इसलिए आपको खड़ा किया है। जी ability to control people. थोड़ा तेज बोलिएगा, देखिए आज माइक नहीं है। The ability to control people is the called power. Okay, it's relatable, but now Shailesh will explain in brief. Good morning everyone. My name is Shailesh Maurya and I heard your answer. They are relatable. Now I will answer you. What is power? Political power. Political power is power to get people in a state to do what you want. The exercise of power therefore involves such process as force, manipulation, bargaining. And my second question is, what is authority? Authority क्या होती है? Very nice. What is power and what is authority? अथॉरिटी एक लीगल पावर होती है जो हम लोग के पास होती है। अथॉरिटी का मतलब ये हम लोग के पावर एक मतलब होता है तो कैरी आउट द ओन विल विदाउट एनी डिस्पाइट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि आप पावर आपके अंदर है, आपके अंदर कोई रूल्स है, आप बंधे हुए नहीं हैं। जैसे कि आप किसी को उठाना चाहते हैं तो आप सिर्फ उठा रहे हैं, आपके वो रूल्स में आप कैसे गुंडे लोग होते हैं उनके पास सिर्फ पावर होती है। लेकिन उसी जगह एक ऑफिसर है, एक पुलिसमैन है, उसके पास पावर भी होती है लेकिन पावर उसको लीगली मिलती है। तो अथॉरिटी और पावर में यही अंतर है कि पावर लीगली नहीं होती है और अथॉरिटी एक पावर है जो कि आपको लीगली दी गई। सागर जी ने अच्छा बोला और उनका आंसर भी ठीक था, पर अब शैलेश जी का भी सुन लेते हैं कुछ। Authority suggests consent and legitimacy. Power suggests violence, force, and lack of consent. It is useful to remember the phrase authority legitimate power. And my last question is, what makes power legitimate? What makes power legitimate? लेजिटिमेसी कहाँ से आती है पावर में ताकि उसको अथॉरिटी बोला जा सके? Let's listen to Shailesh. According to the Max Weber, people give their consent to the role of three different types of authority. First, charismatic; second, traditional; third, rational, legal. Now I would like to call Preeti for further explanation.
authority is a concept of leadership. इससे हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहली बात, it's not charismatic authority, it is known as charismatic authority. करिश्मा, करिश्मा कपूर का नाम सुना है? What is करिश्मा? करिश्मा का मतलब क्या होता है? सुमेर, आप बताइए करिश्मा का मतलब क्या है? एक तो मिराकल नाम का कोई शब्द नहीं होता, इट्स मिरेकल। सीख लीजिए प्लीज, थोड़ी सी आपको अंग्रेजी भाषा के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन नाम की एक चीज होती है, तो इट्स नॉट अ मिराकल, इट्स अ मिरेकल। देखिए सागर जी वहां पर नोट्स बना रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। मिरेकल होता है, क्रिस्मैटिक कुछ नहीं होता, इट्स नॉट क्रिसमस, इट्स करिज्मैटिक। फ्रॉम करिश्मा, the British people have invented a new word which is known as charisma. How many of you knew that? Karishma se charisma has been invented. Charisma is what? compelling charm. Absolutely. Can you be louder? Compelling charm. It's a compelling charm of somebody's personality. Okay. If you notice Sadhguru entering into this classroom right now, you may not listen to his lectures and discourses, but Sadhguru has a charismatic leadership. How many of you agree with me or not? Yes, ma'am. You may not listen to whatever he says, YouTube channels, etc., Isha Yoga, whatever. But Sadhguru enters into a place, all comes onto a huge stage in front of 5,000 people. Why are people looking at him? Charisma. Shah Rukh Khan goes to Dubai. 50,000 people are waiting for him in the auditorium. Where is that leadership coming from? Because of Kuch Kuch Hota Hai, which was released 10 years ago. From where is it coming? That leadership. Shah Rukh Khan. All of you know Shah Rukh Khan? Yes, ma'am. You know Shah Rukh Khan? तो Shah Rukh Khan की leadership कहाँ से आ रही है? Charisma, भाई. There is some jadoo in his personality. It is so compelling, it is so attractive, you are magnetically drawn to him. This will happen when you see him or meet him in person. So that is what they are trying to say. Charismatic authority. Although they have used some examples which are probably not towards a positive side, more towards the negative side. Hitler had a charismatic personality, but people were not charmed by him. People were scared of him. तो examples जो आपने लिए हैं वो चयन थोड़ा सा perfect type का नहीं है. Charisma में I would suggest to the team leader, अगर आप ऐसे personalities के examples लें जिनकी personality positive है, जिनसे मिलके लोगों को खुशी होती है, तो charismatic authority को आप ज्यादा अच्छे से यहाँ पर समझा पाएंगे. Napoleon, okay. Gandhi, fine. Hitler, probably not a very good example. आज के आधुनिक दौर में शाहरुख खान ले लो, कैटरीना कैफ, ऋतिक रोशन. These are your actors. Can you think of somebody else who is not an actor? Narendra Modi. Modi ji. If he comes into this classroom right now, whether you listen to his discourses or not, you will be charmed by the way he speaks, by the way he looks at you, by the way he carries his body. It's charisma, nothing else. Narendra Modi, very nice example. Pause. Good morning, everyone. My name is Kumar, and today I here to tell about authority. Some people accept the power and rules of others because there is not traditional thing be like that. अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी मैक्स लेवल कहना ये है कि जिनको उनके अधिकार परंपराओं से प्राप्त किए जाते हैं. जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि राजा का बेटा राजा बनता है. अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलें तो जैसे ब्रिटिश रॉयल फैमिली में उनकी जो दर पीढ़ी वही प्यून या प्रिंस बनते हैं.
हमने देखा कि जैसे हमारे यहाँ फिलहाल में जैसे हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी उसने 70 साल इसमें राज किया, पर जो उसके लीडर्स थे वो हमेशा उसके परिवार के ही बने, उनको उनकी परंपराओं के अधिकार दिए गए, उनकी परंपराओं के आधार पे। जैसे तो जो जिस व्यक्ति को अधिकार उसके परंपराओं के आधार पर दिया जाता है तो वही ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहलाती है। सेकेंड होती है रैशनल लीगल अथॉरिटी। रैशनल लीगल अथॉरिटी मतलब जो अधिकार कानून के अधिकार दिए जाते हैं। जैसे ये देश का जो प्रधानमंत्री होता है उसको उसके अधिकार कानून के तौर पर दिए जाते हैं। वो अपने किसी परिवार को जैसे प्रधानमंत्री नहीं बना सकते अपने पास। लोकतंत्र है भारत में, लोकतंत्र में अधिकार कानून के अधिकार दिए जाते हैं। जो हमारे संविधान में लिखा है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री को कार्य करना पड़ेगा। अगर कार्य नहीं करेगा तो वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, इस चुनाव में वो हार जाएगा। तो रैशनल लीगल अथॉरिटी मतलब जो अधिकार कानून के आधार पर दिए जाते हैं उसे रैशनल लीगल अथॉरिटी कहते हैं। अब अच्छा बोल रहे हैं, थोड़ा सा वॉल में कुएं लग रहा है, शरीर में कुछ गर्मी आई है, अब बोल रहे हैं। कहने मतलब यही है जो अधिकार कानून के तौर पर दिया जाए किसी व्यक्ति को, जो कानून के हाथों बंदा हो, वही रैशनल लीगल अथॉरिटी होती है। फॉर दैट आई विल कॉल यू मिस्टर ऋतिक। Present here, this side Ritik Singh, and I am here to define legitimacy. Legitimacy, where authorities and power are accepted by the majority of the society and they are said to be the legitimacy. Remember, authority is the legitimate. जैसे आप सब लोग देख सकते हैं ब्यूरोक्रेसी का फ्लो चार्ट यहाँ दे रखा है। सबसे पहले आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये मेन हेड होता है पूरे किसी भी कंपनी में, जो मैनेज करता है कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस, ऑर्डर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट को। कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस, जितने भी कंपनी में ऑपरेशंस होते हैं उन सबको कंट्रोल करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनका। उसके बाद आता है ऑर्डर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ऑर्डर टॉप लेवल टू बॉटम लेवल जाएंगे उन सबके ऑर्डर्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से ही जाएंगे। उसके बाद जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सब क्रिएट कर जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के द्वारा। लास्ट में आता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनको जो भी वर्क मिला हुआ है वो सब अकाउंटेबल होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। मतलब कि जवाब देना पड़ेगा उनको कि ऐसा काम हुआ, रिपोर्ट अच्छी आई, रिपोर्ट अच्छी नहीं है, तो वही जवाब देना पड़ता है। उसी चीज को अकाउंटेबिलिटी बोल दिया कि अगर आप अच्छे थे तो क्यों थे, रिपोर्ट तैयार करके लाइए। काम आपकी टीम का अच्छा नहीं था, रिपोर्ट तैयार करके लाइए, अकाउंटेबल है। बहुत अच्छी बात। For further explanation, I would like to call Ashik Khan. अच्छा, जितने भी स्पीकर्स बोल चुके हैं जाके अपने सीट्स पे बैठते जाएं ताकि यहाँ पे क्राउड कम होता जाएगा। Good morning, ma'am, and good morning, audience. My name is Ashik Khan, and I am here to explain about bureaucracy. The main and the most crucial role about the bureaucracy is the implementation of the policy that have been laid down by the government. The legislation provides the basic outlines and policy frames for the councils of ministers. Then, the implementation of the policies are carried out by the bureaucracy. Now, I would like to add a key point: the chain of command. How bureaucracy flows from the chain of command. The top bureaucrats have authorities flow from the top to down. There is every individual has a specialized jobs. Now, उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे हमने एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं। सबसे पहले उदाहरण के तौर पर अगर आप कुछ बताना चाहती हैं तो अपनी शताब्दी एक्सप्रेस की जो स्पीड है उसको कम करिए, क्योंकि अगर आप उदाहरण के तौर पर कुछ जनता को समझाना चाहती हैं तो जनता का जो मस्तिष्क है वो एक ही स्पीड पे आपकी जानकारी को प्रोसेस कर सकता है। Am I right, Mr. Krish? तो अगर आप शताब्दी की स्पीड में बोलती जाएंगी तो आप सब कुछ जल्दी से निपटा देंगे, क्योंकि आपने रटा हुआ है, आप वक्ता हैं। लेकिन श्रोताओं को कहाँ समझ में आएगा? श्रोताओं को तो सुनना भी है, फिर आपकी जानकारी को प्रोसेस करके उसको समझना भी है, उसको ऑब्जॉर्व भी करना है, तो आपको धीरे बोलना पड़ेगा।
रिड्यूस द स्पीड ऑफ योर स्पीकिंग। और मैं जानती हूँ ये टेंशन और ये स्ट्रेस से ही होता है, द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अक्सर हम सबकॉन्शियसली स्टेज पे आते हैं और अपनी बात को भर 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 बोलने लगते हैं, क्योंकि हमको सबकॉन्शियसली दिमाग एक बात बोल रहा होता है, जल्दी से खत्म करो यार, मुझे इस चीज से डर लगता है, जल्दी खत्म करो। ये आप रियलाइज नहीं करेंगी, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन है। यही चीज आपके मन में चल रही होती है। अगर आपको कोई ऐसा काम दे दिया जाए जिसमें आपकी रुचि कम है, जिसको आप एंजॉय नहीं करते, जिससे आपको डर लगता है, आप उसको जल्दी निपटाओगे या फिर उसको टालोगे? अब क्योंकि यहाँ पे टालने का ऑप्शन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, जल्दी से निपटाना। ये साइंटिफिक है, ये आपके लिए नहीं बोला जा रहा, ये हर एक वक्ता करता है और फिर श्रोताओं को सफल करना पड़ता है। तो धीरे बोलिए, ब्यूरोक्रेसी का टॉपिक है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इस पे समय लगना चाहिए, खास तौर से इसलिए क्योंकि हम यूपी में हैं। हम ऑलरेडी हमारे राष्ट्र की गौ पट्टी में बैठ के ब्यूरोक्रेसी डिस्कस कर रहे हैं। गौ पट्टी समझती है ना, राजस्थान, यूपी, बिहार, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की चर्चा बहुत अच्छे से होनी चाहिए और शांति से होनी चाहिए, धीरे धीरे प्यार से, जनता को भी समझ में आए। कुछ लोग हैं ना जो सवाल नोट कर रहे हैं, तो वो सवाल कैसे नोट कर पाएंगे अगर आप इतना जल्दी जल्दी बोलेंगे? सोचिए मैडम। उदाहरण के तौर पे मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हमने एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, CUT दिया है हम लोगों ने, LU लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया हम लोगों ने, तो उसमें एक प्रॉपर रूल था कि एसेसरीज अलाउड नहीं थी हम लोगों को। तो वो उनके रूल्स थे जो हमको फॉलो करने, और प्रॉपर हमारे चेकअप्स भी हो रहे थे कि हम लोग ने कहीं चिट्स तो नहीं ले ली, पॉकेट्स में नहीं रख ली हैं, तो ये उनके रूल्स थे। दूसरा उदाहरण मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ एक मूवी देखने गई थी, 12th फेल, जो बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल मूवी थी। उसमें जो कैरेक्टर था मनोज कुमार, वो बहुत ही स्मॉल विलेज से बिलोंग करता था और उसको UPSC एग्ज़ाम क्रैक करना था, बट उसको कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या करना है। बट वो अपने विलेज से बाहर निकल के वो दिल्ली पहुंचा था, तो उसके वहाँ पे कोई दोस्त बने थे। फिर उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, बट उसको ये नहीं पता था कि इंटरव्यू क्या होता है, कैसे वहाँ पे इंटरव्यू देना है। उसने कभी भी कोई फॉर्मल सूट या कुछ भी नहीं पहना था, उसको नहीं पता था कि इसको कैसे उस चीज़ में कंफर्टेबल होना है। तो यही चीज़ें हैं जो आगे जाके मतलब उसको दिक्कत कर रही थी। ही हैज़ टू बी कंफर्टेबल इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन एज शोन क्लियरली इन द फिल्म। थैंक यू सो मच। A very good morning to ma'am, ladies and gentlemen. My name is Shreya Bharti and I'm here to explain you the topic which everyone was wishing not to get. Bureaucracy. What is bureaucracy? Can anyone tell me? Mr. Ashmi, according to you, what is bureaucracy? Bureaucracy is that system of management in which there are strict rules which one has to follow, and there is a rigid order of hierarchy in an organization. Miss Komal, according to you, bureaucracy would be? Bureaucracy itself when defined, I think so. बहुत ही सिस्टमैटिक वे में कोई भी चीज़ की जा रही है, तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ ब्यूरोक्रेटिक वे फॉलो हो रहा है। अगर हम ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जो बहुत लेवल पे है, टॉप लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन से, तो आप उस पर देखोगे वहाँ ब्यूरोक्रेसी फॉलो हो रही है। तो ब्यूरोक्रेसी होती है कि जहाँ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बहुत प्रॉपरली हो डिफाइंड, वो है ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मी। मैथ्स टाइम में बिलीव कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एफिशिएंट वे चाहिए और इसको ब्यूरोक्रेसी ही चला सकती है। इफ यू हर्ड आई हैव यूज्ड द वर्ड एफिशिएंट, लाइक ब्यूरोक्रेसी तो किसी के भी रूल से चल सकती है, फेयर, टेलर, कोई भी चला सकता है, बट हियर आई हैव यूज्ड द वर्ड एफिशिएंट। I have used because there is some
strict rules and the regulations in the bureaucracy. Bureaucracy can be done efficiently, effectively, but can be only done and achieved by bureaucracy. For example, if you have to crack the UPSC exam, like civil services, उसमें कोई घूस या कोई बेईमानी नहीं चलती है. अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी आपको आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आपको एक आईएएस बनना है, आपको एक आईपीएस बनना है, और आपको कुछ भी क्लियर करना है, यू हैव टू क्रैक इट. उसमें कोई घूस नहीं चलती कि आप किसी को घूस खिला के चले जाओगे या किसी दूसरे के उससे चले जाओगे. इसमें ऐसा कुछ नहीं चलता है. अगर आपको उसे क्रैक करनी है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको आपको क्रैक करना पड़ेगा. ये होता है एक ब्यूरोक्रेसी, जिसमें एक स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, एक गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो बनाए गए होते हैं. So for the further information, I would like to call Anand. Special good morning to everyone. Today my name is Anand Jain. So I am here to present you the characteristics of Max Weber's. इससे इस टॉपिक पे चलने से Characteristics of मैक्स वेबर्स थ्योरी. आपने मैक्स वेबर बोला बस. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्स वेबर कुछ है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स मैक्स वेबर सब के प्लीज एक्चुअली थ्योरी सुनाई नहीं दी है. मैक्स वेबर्स थ्योरी. इससे चलने से पहले मुझे कहना है कुछ कि आज आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं. आज पहली बार इतने क्लासमेट्स और इतने फ्रेंड्स को पहली बार मैंने देखा है. कुछ फेसेस न्यू रिवील हुए हैं, तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं. तो आप भी बहुत अच्छे लगे. अरे थैंक यू. सो मैक्स वेबर्स थ्योरी में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पेशलाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट में सबसे पहले हम लोग स्पेशलाइजेशन देखते हैं. जब भी ऑर्गेनाइजेशन एक रिक्रूटमेंट करती है एम्प्लॉयज़ का, तो हम लोग रिक्रूटमेंट स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही कर पाते हैं. अगर जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूँ आयुष का, कि आयुष अगर कोई मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन करके आया है, तो हम लोग उसको मार्केटिंग में ही डालेंगे, ना कि सेल्स में डाल देंगे. ऑर्गेनाइजेशन वही चीज़ को देख के हम लोग के रिक्रूटमेंट करती है. अगर जैसे आयुष कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करके आया, आयुष बस ऐसे ही स्टडी 12th पास करके अपने इंटरव्यू देने चला गया कंपनी में, तो आयुष को शायद रिजेक्ट कर देंगे. आयुष रिजेक्ट हो जाएगा, आयुष डिप्रेशन में चला जाएगा, तो सो ऑन. तो स्पेशलाइजेशन एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मैक्स वेबर्स थ्योरी का, जो हम लोग सीखे हैं. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मुलाइज रूल. फॉर्मुलाइज रूल एक हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मुलाइज रूल एक होता है, एक रूल मेंटेन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ किया जाए, कुछ भी अगर कुछ प्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो, तो एक फॉर्मुलाइज रूल एक व्यवहार से हम लोग काम करते हैं. ऐसा नहीं कि हम लोग आए ऐसे कैजुअल कपड़े में आ गए, कैजुअल क्लोथ में आ गए प्रेजेंटेशन देखने. नहीं, हम लोग को एक फॉर्मल कपड़े फॉर्मल क्लोथ में आना है. हम लोग को हर चीज एक फॉर्मुलाइज रूल में आना चाहिए. It's already there. Third characteristics is hierarchical structure. हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्केलर चेन होता है, जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, फिर लोअर लेवल आता है. हम लोग हर जगह देखते हैं कि हम लोग सीधे लोअर से टॉप नहीं पहुंच सकते. हम लोग पहले हर चीज को एक लाइन बाय लाइन करना चाहिए. जैसे हम लोग अगर लोअर लेवल में अगर आयुष काम कर रहे हैं, तो सीधे आयुष काम करे लोअर लेवल में, तो टॉप लेवल पे सीधे जैसे अनुकृति मैम है, टॉप लेवल की मैनेजमेंट, जैसे सर बॉस कह सकते हैं, तो उनके डायरेक्ट नहीं बात कर सकते. अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, उनके डायरेक्ट नहीं बात सकते. पहले हम लोग के पास आना चाहिए, पहले अपनी क्लास टीचर, अपनी यहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव के पास जाना चाहिए. उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेटिव उनका पॉइंट टॉप लेवल पहुंचाएंगे. ऐसे ही सीक्वेंस वाइज चलता है, ऐसे ही हायरार्किकल स्ट्रक्चर है. वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मैक्स वेबर्स का. वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज, हम लोग ये जान सकते हैं मीनिंग ही वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज मतलब अगर कोई एम्प्लॉय रिक्रूट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको पहले हम लोग को ट्रेनिंग देनी चाहिए. कोई भी अगर स्पेशलाइजेशन करके भी आया है, तब भी हम लोग को उस कंपनी के बारे में, उस माहौल के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स
और बेनिफिट्स सब समझाना चाहिए और मशीनरी के बारे में ट्रेनिंग देनी चाहिए, तभी वो कुछ मतलब अब आगे चल के बेनिफिट्स कंपनी को होगा या तो उसको होगा। तो उसके बाद मैनेजरियल डेडिकेशन। Dedication is the main point according to Max Weber. If the manager is dedicated to their work and to their employees, then there will be success in the organization and they will be achieving their goals and benefits. Now I would like to call Shivansh also. Good morning everyone. My name is Shivansh Srivastav and I am present here to tell you about the bureaucratic principles of Max Weber theory. Max Weber introduced the 6 management in his theory, which are as follows: hierarchical authority, job specialization, formal selection, career orientations, rules and regulations, and in-person relationships. Now coming to the very first principle of Max Weber, which is hierarchical authority. Max Weber principle of hierarchical authority emphasizes a clear change of command within the organization. This principle suggests that there should be a proper flow of order command within the organization, which will increase the efficiency of the organization. मतलब ये है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कमांड नहीं फॉलो होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, ना ही उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी। तो मैक्स वेबर ने इसको पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया, जहां पे उन्होंने दो तरीके से रखा, एक टॉप लेवल और एक बॉटम लेवल। उन्होंने टॉप लेवल मैनेजर्स को सुपीरियर्स का, जो कि बॉटम लेवल मैनेजर्स को ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो उसे फॉलो करे और उनके दिए हुए वर्क को पूरा करे। अब बॉटम लेवल मैनेजर्स का काम ये होता है कि वो जो ऑर्डर उनके ऊपर से आता है उसे उन्हें फॉलो करना रहता है। अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो जैसे इससे उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है, तो जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जब वो कोई लॉ या रूल्स या रेगुलेशंस पास करते हैं कंट्री में, तो जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स होते हैं उन्हें वो फॉलो करना होता है। तो इस हिसाब से जो हमारे जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो टॉप लेवल मैनेजर्स हुए, और जो सिटीजन्स उस चीज को फॉलो करते हैं वो बॉटम लेवल मैनेजर्स हुए। अब now I'm coming to the second principle, which is job specialization. Job specialization proposed by Max Weber refers to the division of labor within the organization. It involves breaking down of complex tasks into smaller specialized roles and functions. Max Weber ने क्या किया कि उन्होंने जॉब स्पेशलाइजेशन को एक पर्टिकुलरली डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, मतलब बहुत लोगों को डिवाइड कर दिया एक पर्टिकुलर। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे ब्रीफली जॉब डिवीजन ऑफ लेबर एक्सप्लेन कर पाएंगे? कोई भी कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा डिवीजन ऑफ लेबर? आइए जी बताइए। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब अगर कोई इंसान किसी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन मतलब प्राप्त करता है तो उसे वही काम कराना चाहिए, उसको उसी हिसाब से काम बांटना चाहिए, सो दैट वो काम कम टाइम में अच्छे से हो सके। Exactly, she is very right. मैक्स वेबर ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि जो पर्सन जिस टास्क के लिए अच्छा, जो वो टास्क अच्छे से कर पाए, हमें उसे वही टास्क देना चाहिए। अगर हम किसी और पर्सन को कोई दूसरा टास्क देंगे तो वो चीज़ नहीं कर पाएगा और इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल से समझने के लिए मैं किसी दो लोग को बुलाना चाहूँगा, रुद्र और ज्ञानेंद्र, प्लीज आ जाइए। आपकी इयररिंग्स बहुत अच्छी लग रही है यार और एक है वो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। अब यहाँ पे हमारे पास दो हैं। अब जैसे कि ये ज्ञानेंद्र, ये कुकिंग बहुत अच्छी करता है, और ये रुद्र, ये झाड़ू पोछा बहुत अच्छा करता है। तो असली में भी कुकिंग करते हैं आप? अच्छा, तो अगर हम लोग रुद्र से ये कहते हैं कि तुम जाकर खाना अच्छा बनाओ, तो या तो वो होगा नमक कम हो जाएगा, हल्दी ज्यादा हो जाएगी, तो वो खाना अच्छे से नहीं बना पाएगा। और यही बात अगर हम लोग ज्ञानेंद्र से कहते हैं कि तुम झाड़ू पोछा अच्छे से करो, तो वो चीजें नहीं कर पाएगा। यही बात मैक्स वेबर ने भी कही। नाउ यू कैन गो। Now coming to the third principle, that is formal selection. Formal selection given by Max Weber, it was like कि उन्होंने कहा कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्टिकुलर पर्सन सेलेक्ट होता है तो वो प्रॉपर प्रोसेस से जाता है।
मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट पर्सन को देखते हैं या डायरेक्ट उसका इंटरव्यू लेके सेलेक्ट कर देते हैं। उसकी मेंटल फिजिकल हेल्थ सब कुछ चेक की जाती है, प्रॉपर मॉक टेस्ट होता है, उसके बाद से कोई भी पर्सन सेलेक्ट होता है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि जैसे किसी को मिलिट्री में जाना है, तो अगर आपको मिलिट्री में जाना है तो ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपके 6 पैक्स हैं, आप बहुत अच्छा दौड़ते हैं तो आप डायरेक्ट मिलिट्री में सेलेक्ट हो जाएंगे। पहले आपकी मेंटल टेस्ट होगी जिसमें देखा जाएगा कि आपका दिमाग कितना तेज है, फिर उसके बाद से आपकी फिजिकल टेस्ट होगी, आपको दौड़ाया जाएगा और पर्टिकुलरली बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद से आपका मिलिट्री में सिलेक्शन होता है। ऐसे ही मैक्स वेबर ने भी कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को उसके पर्टिकुलरली इंडिविजुअल्स को एक प्रॉपर टेस्ट और प्रोसेस के बाद सिलेक्ट करना चाहिए। नाउ द रिमेनिंग 3 प्रिंसिपल्स, फॉर रिमेनिंग 3 प्रिंसिपल आई वुड लाइक टू कॉल माय टीममेट मान्या। थैंक यू। A very good afternoon to ma'am and well and all present here. My name is Manya and I am here to explain you the further principles of Max Weber's bureaucracy. Let's usher in with the 4th principle of Max Weber, rules and regulations. There are some rules and regulations that has to be followed by everyone associated with an organization. Let's get to the very first point of our PPT. No one is special. What do I mean by it? What do I mean by being special? Let's take an example. I am the boss of an organization XYZ. And then there is one friend of mine, supposedly Ashi, and she is the star employee of the month. Now, since she is the star employee of the month, she has an advantage over every other employee working in that organization. We have a rule that everybody has to report to the office at 9 AM. Now, she reports at 12 noon. Unfortunately, Ashi will be fired for that because that is not entertained in a bureaucratic model organization. Let's get to the next principle. Impersonal relationships. As I said that there are tough rules that has to be followed by everyone, which leads to distance between employees, employers and through the scalar chain. Let's take an example. I am the boss of an organization again, and then there is another friend of mine, Riya. She is my childhood friend. We have gone to the same school, same college, and you know the drill, right? So basically she is very close to me. Just because of our interpersonal relationship, she cannot even expect favoritism or promotion from me. We cannot entertain her interpersonal relationship when we are talking about impersonal relationship. These impersonal relationships are a prominent feature of bureaucracies. Let's move with the last but not the least principle of Max Weber's bureaucracy, career orientation. When one follows rules and regulations decently, when one does not let their emotions dominate to create interpersonal relationship, they tend to become flexible. Devotion, loyalty, commitment. These are the outcomes of being in a bureaucratic model which helps in career formation. With this, I'd like to say thank you to all for being patient in all years to me. I'd like to call Krish. आप लोग मिस किए होंगे मेरा फ्लो? यस, बहुत मिस किया। ठीक, तो अच्छा प्रेजेंटेशन रहा अभी तक का हमारे हिसाब से। और प्रिंसिपल्स आप लोग सबने पढ़ लिए, क्लास में भी हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ चुके हैं। तो प्रिंसिपल्स को लेकर छोटा सा स्किट रखते हैं। स्किट और प्ले में डिफरेंस पता है आप लोग को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किट, प्ले, स्टोरी? इज देयर एनी डिफरेंस? फिल्म भी जोड़ दी उसमें। फिल्म, शॉर्ट वीडियो, रील, सब कुछ। हाँ, अब समझ में आएगा इन लोगों को थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं सिर्फ स्किट समझा रहा हूँ, बाकी अब अपने आप समझिए। क्योंकि आपको अगर मैं एक डिफरेंस बता दूंगा, जैसे हम लोगों को पढ़ाया गया था, एक डिफरेंस पता है, राम अच्छा लड़का है तो सीधी बात है श्याम गंदा है। हमने जो लाइन बना के बचपन में डिफरेंस पढ़े हैं, घनश्याम अच्छा है तो सुरेश गंदा है, राजेश अच्छा है तो कमलेश गंदा है। तो ठीक है, स्किट में पता है ह्यूमर यूज होता है सर। आप प्ले में हा ही यू करके हंस सकते हैं, लेकिन आप स्किट में एक ह्यूमर यूज होता है जिसमें आपके चेहरे पे एक मुस्कान रहती है, जिसमें आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती है, लेकिन उस चीज को आप एंजॉय करें। तो थोड़ा सा आपका पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा सेटअप लगाने के लिए। उसके बाद आप सबके सामने एक शानदार से स्किट, और स्किट के पहले मैं आपको उसको थोड़ा सा और समझा दूं। प्रॉपर सेटअप देख चुके हैं, अब प्रॉपर सेटअप में मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारे पास कैरेक्टर्स कौन-कौन से? हमारे पास कैरेक्टर है अभिलाष, जो कि एक IAS ऑफिसर है। हमारे पास है विजेंद्र जी,
विजेंद्र जी, आप सब जानते हो विजेंद्र जी? मेरे को बैठा देते यार। एंट्री अच्छी थी लेकिन बैठने का तरीका। हमारे पास है धैर्य, और इन सबको इंटरव्यू देने आ रहे हैं एक कॉमेडियन जिनका नाम है अनुभव सिंह बस्सी। आप सब इसको अच्छे तरीके से एंजॉय करिए, बस शांति से एंजॉय करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और एंजॉय। Hello ji. Hi. Thanks for joining us in short notice. Let me introduce you to. Hi, Kailash. Long time. Long time, Darya. Do you know each other? Yes, we were Ex-friends. Ex-aspirants, sir. Small one. Please come. So today we have only one aspirant, just like you guys, helping out at the last minute. So this applicant also requested for this interview at the last minute possible, which is basically poor planning, but we'll pass it. Very nice. हाँ जी विजेंद्र जी। हमेशा जो था इंटरव्यू दूंगा तो सिर्फ आपको दूंगा। Before you enter the room, you should knock first. आपको पता था ना मैं आने वाला हूँ। ध्यान रखो मैडम, इंटरव्यू लेके तो देखो। एंट्री तो काफी अच्छी है, बट बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। Lovely. यही तो सुनना था मुझे, इसी चीज का तो फैन हूँ मैं। See, this is a professional interview, so please don't get too comfortable. Anyways, आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है? हिंदी में, पर सर ने अभी बोला तो। ठीक है, तो अब हिंदी में इंटरव्यू ले लेंगे। आपको कंजक्टिवाइटिस है क्या? नहीं तो कब उस्ता लीजिए। तो नैना जी, प्लीज स्टार्ट द इंटरव्यू। थैंक यू विजेंद्र। सो मिस्टर अनुभव, क्या आप हमें ये बताएंगे कि आपको एक IAS क्यों बनना है? मैम मुझे लगता है मैं IAS हूँ, बस मुझे काम स्टार्ट करना है। अच्छा, आपका मेंस में क्या स्कोर आया था? वो तो मैंने दिया नहीं। क्लियरली आप एक कॉमेडियन हैं। चलिए जोक सुनाइए। जो एक्चुअली मैं जोक नहीं सुनाता हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ अपनी लाइफ से इंस्पायर होके। कभी शो पे आइए, तब आपको सुनाएंगे। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ एक चुटकुला है। चलिए बस, आप मेरठ से हैं ना? जी। बसी आप मेरठ से हैं ना? जी। तो बसी एक मेरठ के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट कुछ किससे सुनाइए। यही तो घुसा है सर मेरे साथ। जितनी कहानियाँ होती है सब मैं शो पे सुना देता हूँ। अब यहाँ सुना दूंगा तो वहाँ कुछ करने के लिए मेरे पास बचेगा नहीं। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम प्रोफैनिटी। सर हिंदी की बात हुई थी। आप लोग पूछिए। ऑफिसर्स टेंशन तो मुझे होनी चाहिए, आपने क्या टेंशन है? यहाँ पर लिखा है कि आपने लॉक किया है जी। तो सपोज आपका फ्रेंड गिल्टी है, तो क्या आप उसे फिर भी रिप्रेजेंट करेंगे? दोस्त है सर, साथ तो देना पड़ेगा। भाईचारा ऑन टॉप, वैसे भी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। डायरेक्ट यू गो नेक्स्ट। सो मिस्टर अनुभव, माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले दुनिया का टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा था? ये मुझे पता है, K2। That's incorrect. माउंट एवरेस्ट के डिस्कवर होने से पहले दुनिया का टॉलेस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट ही था। वो डिस्कवर नहीं हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये चीटिंग है, ये ट्रिक खेली मैंने। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ। जैसे आपके रंगीन मिजाज से दिख रहा है कि आप एक मूवी पर्सन है। थैंक यू सर। और एक कॉमेडियन पर्सन है। तो 3 मेजर प्रॉब्लम बताइए फिल्म इंडस्ट्री की। सर मुझे लगता है पहली तो जो 8-8 घंटे तक मेकअप वगैरह करके बैठा देते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है इससे। और दूसरा डाइटिंग, वो मुझसे होती नहीं है। एप्स से बहुत बनाने पड़ते हैं। और तीसरा है कि सुबह 5-5 बजे लोग दिन का शूट शुरू कर देते हैं, ऐसा तो ना होता है। बसी मैं आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। I was thinking in general terms like nepotism. सर करण जौहर को तो सब जानते हैं। मैं बोलूंगा नहीं तो विवाद हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? फिर क्या, अपनी किसी कहानी समेटूंगा, एक और स्टैंड अप स्पेशल लिख दूंगा, Amazon प्राइम को बेच दूंगा, उसके बाद क्या, ऐसे ही पैसे।
बस आपके लिए एक मेरे पास बहुत सारे सजेशन हैं, लेकिन टाइम कम है, तो मैं 3 सजेशन देना चाहूँगा। तो टू बिगिन विद, आप बहुत से ज़्यादा फ्रैंक हैं। थैंक यू सर। एंड दैट्स नॉट इन अ गुड वे। पर्सनालिटी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। आई थिंक आपको प्रिपरेशंस की भी ज़रूरत है। जहाँ की यहाँ मेंशन है आप लखनऊ से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रोफेसर अनुकृति शर्मा से कुछ टिप्स लेकर आए वापस। लेकर आता हूँ मतलब किससे वापस आए? तो ये स्किट का किया क्यों? इसके लिए इसमें कई सारे प्रिंसिपल्स हैं जो वॉयलेट हुए हैं। इसमें हम लोग को सिखाया गया ये इसलिए था कि अगर ऑफिशियल्स के सामने आप किस तरह बिहेव करना चाहिए, आपको किस तरह करना चाहिए, किस तरह बैठना चाहिए, किस तरह उनसे बात करना चाहिए, और आपको किन किन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहली नॉलेज जो आपसे कोई भी एक आम इंसान आपके ट्रेन में बगल में बैठा हुआ बूढ़ा इंसान पूछ लेगा, भाई कहाँ से हो? लखनऊ से। अच्छा, उसके बारे में कुछ बताना? कुछ नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जहाँ रहते हैं आपको वहाँ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में आपको समझना चाहिए, आपको अपने अराउंड जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसको समझना चाहिए। प्रिंसिपल्स हो गए, अब एलिमेंट्स पढ़ते हैं। एलिमेंट्स पढ़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्रखर एंड रिया सिंह। Good morning to one and all present over here. Good morning, everyone. My name is Prakash Srivastava. My name is Riya Singh. We are here to tell you about the. We are here to tell you about the Elements of bureaucracy. There are total 7 elements of bureaucracy. Element 1, impersonal order. Weber emphasized that officers should perform their duties in the impersonal manner, and the subordinates should follow both in the assurance of the command and their obedience in the impersonal manner. Now moving forward towards the second element, which is rules. According to Weber, rules are the pillar of bureaucracy. There should be rules and regulation in an organization to perform something. Rules are the basis for the formation of legal national authority. Officials are bounded by the rules. Now the element 3, sphere of competence. It involves the sphere of obligation to perform functions which have been marked off as a part of systematic division of labor. It also implies the provision of incumbent with the necessary authority to perform functions. Now towards the fourth element, which is hierarchy. According to Weber, hierarchy, under the hierarchy, all the officials and office are involved. According to Weber, under this system, the lower office is controlled by the higher officials and higher office. Now the element 5, separation of personal and public ends. Official cannot use his office position for the personal ends. The office property is separated from the personal property. Now the element 6, written documents. This element is a heart of Max Weber. According to this element, all the administrative decisions are taken and are written. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमें आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो, चीजें मेसी ना हो जाए, इसलिए हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाते हैं ताकि आगे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो. Now the element 7, monocratic type. It means a certain function performed by bureaucracy cannot be performed by any other organization. They monopolize certain functions and only the authorized official can perform that function, which make them more monocratic in nature. Now for the further explanation, I would like to call Sujal. Good morning everyone, my name is Ashika and I am here to explain the advantages of the bureaucracy. The first advantage is the specialization and expertise. As specialization involves focuses on the specific skills, activity or productive process. Each and every employee, the division of work has been divided according to their skills, abilities and capabilities. Now the second is skill-based recruitment. The employees are
recruited by matching their skills and experience with that required for the vacant job position to ensure that the right person is placed to the right job. For example, I want to say in hospitals, if अगर स्टाफ को बोल दे कि जाके मतलब सर्जरी करो और अगर डॉक्टर को बोल दे कि आप स्टाफ का काम करो, तो ये राइट चीज़ नहीं है। हर एक इंसान को जो उसकी स्किल्स है उसके हिसाब से उसको काम लेना चाहिए। नाउ द थर्ड वन इज इक्वालिटी। Equality in workplace means equal job opportunities for every workers and equal pays. There should be no discrimination between the caste, gender, religion or any age. Now, another one is predictability. जैसे कि हम जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स और मेथड्स पहले से ही पता होते हैं, तो हमको ज़्यादा इजी होता है काम करने के लिए। Now, further is structure. The systematic organization structure can be developed through bureaucracy, where the rules and regulation methods and procedures are predefined. As there are two fundamental characteristics of bureaucratic structure. The first one is the hierarchical structure, and the second one is the rules and regulation procedure. Under this, the hierarchical structure, all the work has been done systematically, and the second, सारे rules and regulations सब पहले से पता होते हैं, इसलिए काम करना easy होता है. Now the rationality. The last one is rationality. Rationality में ये है कि सपोज कोई बॉस है ऑर्गेनाइजेशन का और उसने अगर एक फिक्स टाइम कर दिया है ऑफिस आने का 9 o'clock और मैं आ रही हूँ 11 AM पे और मान लीजिए क्रिश आ रहे हैं अपने टाइम पे, तो ऑब्वियसली बॉस मुझे ही निकालेगा और उसको मतलब ऐसा नहीं है कि फेवरेटिज्म है, मैम उनको बहुत पसंद करती है, मान लेते मैं भी बॉस है, ऐसा नहीं है कि फेवरेटिज्म है कि मैम उनको पसंद करती है तुमको रख लेंगी, वो मुझे निकाल देंगी, बट ऐसा नहीं है, मैं लेट आई हूँ, मेरी गलती है तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए. नाउ आई वुड लाइक टू फर्दर कॉल सुजल फॉर डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी. थैंक यू. कुछ तो देखिए फेवरेटिज्म का अंडर करंट आपकी प्रेजेंटेशन में आ रहा है. देखिए अफवाह तो फैल रही है, ये मेरे फेवरेट हैं शायद. क्या चलिए अफवाह बनी रहनी चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए. गॉसिप इज गुड राइट. अगर गॉसिप ना हो तो प्रॉब्लम है. अगर गॉसिप हो रहा है, लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी कि आप काम सही कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, ये चर्चा चलने देंगे. Good afternoon everyone. My name is Sujal Garg and I am here to tell the disadvantages of bureaucracy. First, one-way communication. The bureaucracy theory emphasizes on the passing of information, that is, tasks, orders, rules and regulations from top level management to bottom level management. However, feedback concerning the operational issues and other suggestions are not taken from the employees. Second, exploitation of power. In a bureaucracy, managers have a higher authority which can be misused by them to meet their interest or to dominate their subordinates. Third, wastage of time, effort and money. Wastage of time, effort and money. It involves the recording of all the business transactions and operations to create documents which are time consuming, wastage of money and efforts of the personnel. Fourth, delay in business decision making. The top level management keeps the decision making authority with itself. Therefore, the lower level managers have to rely upon the top level managers. Fifth, hinders innovation and creativity. The supervisor controls every activity of the employee, which ultimately restricts the subordinates to apply their creativity and innovation. Sixth, inflexible and rigid method. The bureaucracy theory does not entertain any change or modification in the management system, which makes it quite rigid. Now for the further explanation, now for the case studies, I would like to call Shreya. Good afternoon everyone. My name is Shreya and I am here to present the case study
2009 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशिष्ट पहचान परियोजना है। इस परियोजना ने विश्व का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डेटाबेस बनाते हुए 1.3 बिलियन से ज़्यादा लोगों को नामांकित किया है। आधार नंबर का उपयोग अब सामाजिक सुरक्षा, लाभ बैंकिंग सेवाओं, मोबाइल फोन सिम कार्ड से लेकर सारी सरकारी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए मदद की है। आधार परियोजना और इसकी दक्षता को और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इसकी प्रशंसा की गई है। तो आपको क्या लगता है, व्हाई द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस एंड इधर कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है? एनीवन इन द ऑडियंस कैन आंसर? एनीवन? जी कोमल। To have a data of all over the population in India. Basically इससे बहुत ही क्लैरिटी मिल जाएगी गवर्नमेंट को कितने लोग रहते हैं हमारे इंडिया और कौन सी एज ग्रुप के हैं, और भी सेक्टर्स में जैसे उसमें मेंशन ही है बैंकिंग और बैंकिंग सर्विसेज, सिम, फोन, तो बहुत चीज़ों में ये बहुत बेनिफिशियल है। तो आई थिंक सो उसको बहुत क्रिस्प करने के लिए चीज़ों को और अच्छे से प्रॉपराइज्ड मैनर के लिए उन्होंने ये चीज़ लागू की कर रही है। Actually, I would refer this question to Sagar ji if you want. Oh, very nice. The question has been passed on to Mrs. Sagar. Mrs. Sagar, सवाल ये है कि कौन सा एलिमेंट है ब्यूरोक्रेसी का जो इस केस स्टडी में अप्लाई हो रहा है? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो वेरी क्लोज। रिकॉर्ड्स, फाइल वर्क बहुत ज्यादा होता है ब्यूरोक्रेसी में, हर एक चीज की फाइल बनती है, एक तरीके से फाइलिंग सिस्टम है। Now let's move on to the next case study, so you can read it again. Let's focus on the case study, the Land Acquisition Act. I want everyone to read it carefully. Alright, let's carry on. भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक ऐसा कानून है जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। इस कानून ने सरकार के लिए बहुत अनुकूल होने और किसानों के लिए जमीन प्राप्ति के लिए एक आलोचना की है। 2013 में भारत सरकार ने एक नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम का पेश किया है, जिसका उद्देश्य था भारत सरकार ने एक नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम पेश किया जिसका उद्देश्य था पुराने कानून की कमियों को कम करना। हालांकि नए कानून के अत्यधिक जटिल होने और कठिनाई होने के कारण इसकी आलोचना की गई है। तो ऑडियंस, कैन यू टेल कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट यूज हो रहा है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। Thank you everyone. Now I would like to call Vivek for the further explanation. Mr. Vivek. Good afternoon everyone. I hope you all are doing well. Now we are diving into the world of government processes in India, facing some significant hurdles. Imagine a complex situation where bureaucratic red tapeism, corruption, lack of accountability, and political interference create challenges. Let's explore these issues together and discuss potential improvements. Corruption. Think about waiting for government services only delayed by corruption. The bureaucracy in India deals with this problem. Imagine a situation where citizens' request for document is hindered by bribery demands. Now let's talk about red tapeism. Red tapeism. About red tapeism. Procedures in India are being criticized for being too rigid and complex. Picture a small business owner drowning in paperwork, struggling to navigate through rules and regulations to just get a license. The bureaucratic process can be overwhelming and time-consuming. Moving on to accountability. Picture bureaucrats operating without any consequences.
This lack of accountability can lead to inefficiency. In the worst cases, encourage corruption. When actions go unchecked, the public service integrity is compromised. Lastly, think about political interference affecting bureaucrats. Envision bureaucrats caught in the crossfire of the politics, compromising their independence. The line between governance and politics blurs, impacting the government bureaucratic process system. Now, how we can make positive changes or how we can improve India's bureaucracy. First, let's focus on combating corruption. The government should strengthen anti-corruption measures and ensure strict consequences for wrongdoers. Imagine a system where honesty is rewarded and corruption faces severe penalties. Now, let's talk about simplifying bureaucracy. The government should work on making procedures more straightforward and making it easy for citizens to access these services. Imagine a scenario where getting a document or license is simple as a fee process. Now consider a bureaucracy where bureaucrats have more power and autonomy. This change can lead to increased efficiency. Picture a civil servant making decisions based on merit, where free from unnecessary bureaucratic hurdles. Now, for further explanation, I would like to call Jyoti. Good afternoon, everyone. I am here. My name is Jyoti Verma. I am here to conclusion of case study. जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में नौकरशाही सरकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। हालांकि भारत की नौकरशाही को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, जवाबदेही में कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप सहित अन्य कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे सरकार ने इन चुनौतियों के सुधार में कुछ नियम लागू किए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, भ्रष्टाचार विरोधी उपाय को मजबूत करना। दूसरा, प्रक्रियाओं को सरल बनाना। तीसरा, नौकरशाहों को सशक्त बनाना। चौथा, प्रशिक्षण और विकास में सुधार लाना। पांचवा, राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करना। अंततः हम यही कहेंगे कि अपने शुद्धतम रूप में नौकरशाही का अर्थ पक्षपात रहित होना ही है। यह इंगित करता है कि एक नौकरशाह का अपना राजनीतिक एजेंडा नहीं होता, बल्कि उसे अपने पूर्वरत कार्य को कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायण तथा ईमानदारी के साथ करना चाहिए, न कि उसे राजनीतिक हस्तक्षेप तथा भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों को बढ़ावा देना चाहिए। That's all. Thank you. My name is Subhan and I am going to talk about the यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन खत्म होने का एक छोटा सा कंक्लूजन है आपके लिए। कंक्लूजन का एक छोटी सी स्टोरी ऐसे आप लोग के चेहरे से लग रहा है आप लोग फिर मिस कर रहे हैं और मिस कौन बताइए। अगर मैं पहले सेमेस्टर के बाद कॉलेज छोड़ दिया तो कौन ध्यान रखेगा? आपके पीछे आ जाएगा, पीछे देखिए पूरा कॉलेज आ जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा करिश्मेटिक लीडरशिप, ऐसी चुंबकीय पर्सनालिटी है आपकी, सबके सब आ जाएंगे। मुस्कान जी आप जाएंगी किसी नहीं, मुझे कॉलेज चलना। मुझे लगा ठीक है। एक स्टोरी है हॉलीवुड मूवी से, इसको हिंदी में छोटा सा उसका एक पार्ट बस ट्रांसलेट करके आप लोग समझा। एक मूवी थी जिसमें एक इंसान था, हैप्पीली मैरिड था, उसके 2 बच्चे, उसकी वाइफ थी। झूठ बहुत बोलता, बहुत मतलब कुछ ज्यादा ही, इतना झूठ बोलता था कि एक दिन उसकी वाइफ और उसके 2 बच्चे उसको छोड़ के चले गए। वो दिन भर बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। लेकिन इस बीच उसका एक चीज नहीं छूटा, वो था झूठ उसे नहीं छूटता। एक दिन वो सो के उठा तो उसके घर के सामने एक पेड़ आता। अब उस पेड़ में हरी हरी पत्तियां, लंबा चौड़ा बढ़िया पेड़, देख के खुश तो हुआ, लेकिन वो अपने आप को फिर क्रिटिसाइज करने लगा, मैं खुश क्यों हो रहा हूँ, मेरे घर के सामने अचानक किसी ने पेड़ लगा लिया और मैं खुश हो रहा हूँ, ये क्या बात हुई। वो फिर खुद को ही क्रिटिसाइज करने लगा। झूठ, वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, वो परेशान, पत्तियां गिर रही।
वो जितनी बार झूठ बोल रहा था पेड़ से उतनी पत्तियां गिर रही थी, उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। होता है ये तो भैया हवा चल रहा है, पत्तियां गिर रही, किसी से कोई नया चीज तो है, पत्तियां गिरेंगी, पत्तियां हैं तो गिरेंगी, इंसान है तो गिरेंगे, इंसान है तो आगे बढ़ेंगे। ऑफिस चला गया बहुत नॉर्मल डे की तरह, झूठ पीछे पीछे उसके साथ चला गया, झूठ बोलता रहा, झूठ बोलता रहा। जब रात को घर लौटा तो पेड़ की आधी पत्तियां गायब थी। अब ये सोचने वाली बात है कि एक दिन में आधी पत्तियां गायब हैं, अब एक इंसान के आधे बाल पूरे शेव हैं और आधे बाल हैं, तो कैसा लगेगा? ऐसे कुछ सिनेरियो उस मूवी में दिखाया गया। तो अब उसने सोचा ये तो कुछ अलग है, ये कुछ गलत हो रहा है। खड़ा है, पेड़ के गोल गोल घूम रहा है, बोले जा रहा है, दूसरों को समझा रहा है, अपने पड़ोसियों को गाली गलौज कर रहा है कि ये पड़ोसियों कामों का पता, दैट रॉबर्ट, दैट द रॉबर्ट, उसका काम होगा। झूठ, रॉबर्ट तो था नहीं, तो पेड़ पता नहीं कहां से आया। आधी पत्तियां गायब, तो जब वो घूम रहा था तो उसको तब उसको एहसास हुआ, जैसे वो एक शब्द बोला, द, एक पत्ती नीचे, एफ, एक पत्ती नीचे, यू, एक पत्ती नीचे, पत्तियां नीचे से। काफी सारी पत्तियां गिरने के बाद उसको समझ में आ गया कि मेरे झूठ बोलने के कारण और अब मेरे एक भी शब्द बोलने के कारण ये पत्तियां गिर रही। पहले तो झूठ बोल रहा था, पत्तियां गिर रही, अब वो बोल रहा है तो पत्तियां गिर रही। उसके दिमाग में बात आई, ये पेड़ किस लिए अभी तक जीवित है? क्योंकि इसके पास पत्तियां हैं। जिस दिन सारी पत्तियां चली जाएंगी, पेड़ गया। तो वो पत्तियां उसके शब्द थे और वो पेड़ वो खुद इंसान। जिस दिन उसके सारे शब्द खत्म हो जाएंगे, उस दिन ना वो बचेगा, ना पेड़, ना पत्तियां। शब्द हमारे जो होते हैं उनको बहुत चयन करके, उनको बहुत समझ के हम लोग को यूज करना चाहिए। तो अब इससे मेरा एक आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे सिर्फ 3 वर्ड पूछूं ब्यूरोक्रेसी के लिए, तो आप कौन से वो 3 वर्ड मुझे बताएंगे? वर्ड, प्लीज कोमल, वर्ड, वर्ड। आप पूरा पैराग्राफ बताने लगती हैं। पैराग्राफ नहीं, मुझे सिर्फ 3 वर्ड बताइएगा जो आप ब्यूरोक्रेसी के लिए यूज करें। राइटिंग टेबल, रूल्स और हायरार्की। ठीक है, बहुत सिमिलर, बहुत अच्छे। सबके लिए नजर में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। कोई और? मुस्कान जी। मैम आप, मैं मुस्कान नहीं आप। मैं अंत में। ठीक है, तो फिर मुस्कान। मुस्कान। अथॉरिटी, रूल्स और डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, और कोई किसी के कुछ नए पॉइंट्स हो तो सोचा? कोमल नहीं बोलेगी तो फिर वीडियो में मेरी कंक्लूड कैसे होगी? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, रूल्स और रूल्स, डिसिप्लिन और क्या बोले, अथॉरिटी, फॉर्मलाइज वे में जो सॉरी पत्तियां ज्यादा गिरेंगी। कोमल पर प्लीज फोकस। कोमल मेरा प्रेजेंटेशन नहीं क्योंकि एक बात है, क्योंकि कोमल से मतलब सुबह सुबह हमको पता चला कोमल बहुत उत्साहित थी कि उसको ये जानना था मेरा टॉपिक क्या है, उसको ये जानना था मेरा टॉपिक क्या है। तो उसके बहुत प्यारे प्यारे सवाल होंगे जो हमसे करना चाह रही थी, पर आपने बताया नहीं था टॉपिक, तो फिर मेरा टॉपिक था ही नहीं। लीडर था ना, मेरा काम नहीं हुआ, मैं काम करूँगा। ग्रेट। आपके वर्ड्स, 3 वर्ड। पावर, जो आपने पावर का एक अच्छा था, जैसे कि आपने बताया था पावर के लिए एक अच्छा वर्ड है जो कि उसके साथ आता है अथॉरिटी के साथ। तो ब्यूरोक्रेसी में अथॉरिटी वर्ड बहुत प्रॉपर्ली उसको डिफाइन करता है। मैं कह रही हूँ पावर डिफाइन तो करता है। आई नो not need my explanation. Okay, authority. I think so. Authority is best defined by the bureaucracy. और 2 शब्द और जानना चाह रहे हैं। Okay, सर हमसे जानेंगे आप? अरे नहीं, 3 शब्द सभी से पूछ रहे हैं। Okay, so authority, autocratic और नहीं है। मन बहुत ज्यादा था जब आपने पावर बोला तो मैं ताली बजा रहा था, क्योंकि पावर एक ऐसा वर्ड है जो ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा यूज करने को मिलेगा। आपने अगर प्रेजेंटेशन ध्यान से देखी होगी, हमारा पहला क्वेश्चन था वो था व्हाट इज पावर। पावर, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके बिना ब्यूरोक्रेसी में बहुत ऐसी चीज है, क्योंकि जो हम लोग टेलर से और पेओ से पढ़ चुके हैं, लेकिन पावर वहां नहीं पढ़ाई गई। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमें वहां पावर नहीं पढ़ाया गया। हमारे साथ अथॉरिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन पावर नहीं। इसके साथ मेरा ये कंक्लूजन यहीं पे खत्म होता है। अब आप सबकी बारी है क्वेश्चंस। सवाल जवाब का दौर शुरू होता है।